नमस्कार, फ्रीडम एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने चर्चा की थी, शिक्षण को हम एक साथ दो प्रकार से लाइव क्लास में लेके चलने वाले हैं, जिसमें एक चरण में हम सभी विषयों के सामान्य शिक्षण की बात करेंगे, जबकि दूसरे क्रम में हम किसी एक निश्चित विषय का शिक्षण साथ साथ पूर्ण करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसी क्रम में सबसे पहले हम यहां गणित शिक्षण की बात कर रहे हैं। किसी भी विषय विशेष का शिक्षण प्रारंभ करने से पहले हमें उस विषय के बारे में समझ उत्पन्न करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। गणित शिक्षण का प्रारंभ करने से पहले आज के व्याख्यान में, आज के लेक्चर में हम गणित क्या है इस तथ्य को भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। गणित की भावना, गणितीयकरण की भावना हमारे अंदर किस प्रकार से विकसित होती है, इन सभी तथ्यों की चर्चा करेंगे। आज हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि गणित विषय क्या है। आप सभी जानते हैं, गणित संभवतः वह सबसे अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार करने की हमारे अंदर क्षमता का विकास होता है। और स्वतंत्र रूप से विचार करने का आशय यह है, जो आपके मन में विचार आते हैं उन विचारों के अंदर कितनी सच्चाई है, इस बात को जानने की क्षमता का विकास गणित के द्वारा ही संभव है। क्योंकि गणित विषय निश्चित रूप से किसी तथ्य में कितनी सच्चाई है, इस बात को सत्यापित करने में सबसे अधिक सक्षम विषय है। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा दुनिया को आकृतियों, संख्याओं, मात्राओं और दुनिया में जो कुछ विद्यमान है उस सब के बीच में तर्क संगत संबंध स्थापित करने की योग्यता मिलती है। अगर हम गणित के बिना इस दुनिया की कल्पना करें तो शायद ये हमारे लिए सबसे कठिन होगा। गणित के बिना किन्हीं भी वस्तुओं की तुलना करना हमारे लिए महज बहुत कठिन होगा। जब भी आप कम और अधिक का आकलन करते हैं, छोटे और बड़े का आकलन करते हैं, हल्के और भारी का आकलन करते हैं, वस्तुओं के एक जैसे होने का आकलन करते हैं, तो ये सभी गणितीय प्रकृति की ओर इशारा करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, संगीत की ही अगर हम बात कर लें, तो संगीत की जब लय कम और ज्यादा होती है, वहां पर भी मापन की प्रक्रिया सम्मिलित हो जाती है। जब लय को ऊपर ले जाया जाता है तो आपको समझ में आता है कि लय कम हुई या ज्यादा हुई। वस्तुओं के अंदर ये जानना, कम या अधिक को देखना, हम अपने अंदर गणितीयकरण के प्रति उत्सुक बनने के ओर इशारा करते हैं। अर्थात ये सभी क्रियाएं हमारी भावनाओं को गणितीयकरण की ओर ले जाती हैं। और गणितीयकरण से बना हुआ जो विषय है वही गणित कहलाता है। अर्थात हमारी भावनाओं का जब गणितीयकरण होता है और उन गणितीयकरण को एक निश्चित शाखा और अनुशासन में बांध दिया जाता है, तो ऐसे विषय को हम गणित कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे
स्थानिक रूप से जो वस्तुएं हैं, चाहे हम उनकी विशेषता की बात करें, चाहे हम उनकी सजावट की बात करें, चाहे उनकी मात्राओं की बात करें, इन सभी वस्तुओं में अमूर्त तार्किक संबंध गणित के द्वारा ही संभव होता है। और साथ ही साथ गणित से ये अपेक्षा भी की जाती है कि गणित का इस्तेमाल बड़ा सटीक और प्रभावकारी होता है। और इस बात को हम कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनके द्वारा क्लियर कर सकते हैं। गणित की जो गणितीयकरण की भावना है उसको हम कुछ निश्चित बिंदुओं द्वारा क्लियर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहली बिंदु की बात करें तो वो है गणित पैटर्न के रूप में। गणित पैटर्न के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है। आखिर तो हम गणित पैटर्न और संबंधों का अध्ययन है, इस बात को हम एक बड़े सरल सहज उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, एक कमरे में अलग अलग आकार की कुछ चटाइयां बिछाई जाती हैं और उन चटाइयों के क्षेत्रफल में अनुपात निकाला जाता है। यदि मैं आपसे कहूं कि जो संबंध उनके क्षेत्रफल के अनुपात में होगा, ठीक वही संबंध उनकी संख्याओं में भी होगा। यही गणितीयकरण है। अगर मैं आपसे कहूं हमारे वास्तविक जीवन में जो भी कम और ज्यादा का आकलन है, चीजों को व्यवस्थित करने का आकलन है, वो एक निश्चित पैटर्न के द्वारा ही संभव है। गणित के माध्यम से ही हम भिन्न भिन्न वस्तुओं में एक निश्चित पैटर्न को समझते हैं। जैसे अगर हम 9 के पहाड़े की बात करें तो 9 के पहाड़े को जब आप अंत तक कैलकुलेट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो भी संख्याएं आती हैं उन संख्याओं के दोनों अंकों का योग हमेशा 9 होता है। ये एक निश्चित पैटर्न है जो गणित की अवधारणा के माध्यम से ही हम समझ पाए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जिससे गणित की व्याख्या संभव है वो है गणित दुनिया को देखने, व्यवस्थित करने और समझने का एक तरीका है। अगर मैं आपसे कहूं गणित दुनिया को देखने, व्यवस्थित करने और समझने का तरीका है। अगर गणित ना होता तो दुनिया में जो वस्तुओं की तुलना है, जो वस्तुओं की व्यवस्था है, वो ठीक से संभव नहीं होती। अर्थात हम कह सकते हैं कुछ गणितीय अवधारणाओं को, कुछ गणितीय तथ्यों को याद करके हम इस दुनिया में जो कठिन चीजें हैं, जो कठिन समस्याएं हैं, उन कठिन समस्याओं को आसान बना सकते हैं। तो आप कहेंगे कि जो गणित विषय है वो दुनिया को व्यवस्थित करने का एक आसान तरीका है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, गणित सोचने विचारने की सांकेतिक भाषा है। अगर मैं आपसे कहूं गणित सोचने और विचारने की सांकेतिक भाषा है, इसका आशय क्या है? जब भी आपके मन में जो भी समस्या आती है, जो भी भाव आते हैं, उन भावों को गणितीय चिन्ह और प्रतीकों की मदद से हम बहुत ही छोटे रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थात जब हम अधिक से अधिक शब्दों का उपयोग कुछ भावों को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं, वहीं पर
हम गणितीय चिन्हों की मदद से, जो अमूर्त चिन्ह माने जाते हैं, जो प्रतीक माने जाते हैं, अमूर्त चिन्ह और प्रतीकों के माध्यम से हम बड़े ही संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अर्थात हम यहां से समझ सकते हैं कि गणित आपके भावों को व्यक्त करने की एक सांकेतिक भाषा है, जिसके माध्यम से हम विचारों को आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित कर सकते हैं। गणित सोचने विचारने की सांकेतिक भाषा है। इस बात को उदाहरण के माध्यम से कैसा समझा जाए? जैसे अगर मैं आपसे कहता, आपके पास 5 आम हैं और आपने 3 आम और खरीद लिए। अब बताइए आपके पास कुल कितने आम हैं? इतनी बड़ी शब्दावली, इतने बड़े भावों को यदि आप गणित के रूप में प्रस्तुत करें तो केवल और केवल 5 अक्षरों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें आप कहेंगे 5 + 3 = 8। और इस प्रकार से जो आंकिक निरूपण होता है, सांकेतिक निरूपण होता है, इसको हम गणितीय निरूपण और मॉडलिंग कहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, जो भी हम भावों को अंकों के रूप में व्यक्त करते हैं उसे हम गणितीय निरूपण या मॉडलिंग कहते हैं। और यह एक आपका एक जीवन कौशल है, जिसके माध्यम से आप कठिन से कठिन चीजों को कम से कम शब्दों में व्यक्त कर सके। इसके माध्यम से गणितीय गणनाएं और समस्याएं समाधान करना बहुत आसान हो जाता है। अगर मैं आपसे कहूं, प्राचीन काल में भाषा और गणित 2 अलग अलग व्यवस्थाओं के रूप में समझे जाते थे। ध्यान देंगे, प्राचीन काल में हम 2 तथ्यों की बात करते हैं, भाषा और गणित। भाषा और गणित को 2 अलग अलग व्यवस्थाएं प्राचीन काल में समझा जाता था, लेकिन आधुनिक समय में एक दूसरे को मिला दिया गया है। और एक दूसरे को मिलाने का या अंतर गुथित करने का क्या आशय है? अगर मैं आपसे कहूं, गणित शिक्षण बिना भाषा शिक्षण के संभव नहीं है, तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्या गणित शिक्षण बिना भाषा शिक्षण के संभव है? बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार से भाषा शिक्षण बिना पैटर्न और तार्किक संबंध के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। जब भी आप भाषा सीखने की बात करते हैं तो भाषा सीखने के लिए भी आपको गणितीय अवधारणाएं अर्थात पैटर्न और तार्किक संबंधों की बात करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं कहूं हिंदी के वर्ण आ से लेकर ज्ञ तक, तो इन सब में भी एक निश्चित क्रम है और इनके क्रम को बदला नहीं जा सकता। और यदि हमने इनके क्रम को बदल दिया तो वहां पर भाषा की व्याख्या गलत होगी। गणितीय संप्रेषण के कौशल का विकास बिना भाषा के संभव नहीं है। हालांकि आप कह सकते हैं भाषा भी भावों को अभिव्यक्त करने का तरीका है और गणितीयकरण, गणित भी कहीं ना कहीं आपके भावों को सांकेतिक रूप में, चिन्ह और प्रतीकों के रूप में व्यक्त करने का तरीका है। लेकिन कुशल गणित तभी संभव है जब आपको भाषा का भी ज्ञान हो और गणित का भी ज्ञान हो। प्रत्येक अवधारणा की अपनी भाषा होती है और उसके अनुरूप ही हमें अवधारणा की व्याख्या करनी होती है, जिसके आधार पर उन अवधारणाओं को समझा जा सकता है और जो भी अवधारणा है उसका विकास, आगामी तर्क भी उसी परिभाषा पर आधारित होता है। यानी कोई भी आप अवधारणा जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें आने वाले जो नए तर्क हैं वो भी आपकी पुरानी समझी गई अवधारणाओं के आधार पर दिए जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है
गणित समस्या समाधान का एक टूल है। गणित समस्या समाधान का एक टूल है। इस तथ्य को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? सामान्यतः लोग अपनी दैनिक जीवन में कई सारी समस्याओं से ग्रसित होते हैं और इन समस्याओं को भली भांति हल करने का या एक अच्छे समाधान निकालने के लिए गणित का उपयोग किया जाता है। गणित समस्या समाधान का टूल है। इसको बड़े सटीक और सरल उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान के चलिए आप अपने कोचिंग संस्थान में प्रतिदिन सुबह 7 बजे कक्षा में उपस्थित होते हैं। यहां पर भी आपके सामने एक समस्या है। समस्या क्या है? प्रतिदिन आपको कक्षा के दौरान आना है और कक्षा में उपस्थित होकर आपको पढ़ाई करनी है और एक निश्चित समय पर उपस्थित होना है। तो निश्चित समय पर उपस्थित होना ही आपकी समस्या समाधान करने का हल है। और ये कब संभव होगा? जब आपको वहां पर समय को मैनेज करने का तरीका आएगा। आपको 7 बजे कक्षा में उपस्थित होने के लिए पहले से उस समस्या को समाधान करने के लिए कुछ कैलकुलेशंस होनी चाहिए। आप सुबह 6 बजे खड़े होंगे। 6 बजे खड़े होने के बाद जो आपकी दैनिक क्रियाएं हैं उनसे निवृत्त होंगे। उसके बाद आपके घर से आपकी कोचिंग तक आने में कितना समय लगता है, ये तथ्य भी आपके उस समस्या के समाधान में सम्मिलित होना चाहिए। यदि आप वहां पर कैलकुलेशन नहीं करते, आप वहां पर गणित को नहीं जोड़ते, तो आप हो सकता है कि कक्षा में लेट हो जाएं। आप मान के चलिए 6:30 बजे खड़े होते हैं, जबकि आपके रास्ते में आने का जो समय है वो 1 घंटे लगता है, तो आप समय पर कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से जीवन में बहुत सारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आसानी से हल करने का जो तरीका है वो आप गणित के माध्यम से समझ सकते हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो है गणित कलात्मक क्रियाकलापों का एक रूप है। गणित कलात्मक क्रियाकलापों का एक रूप है। कलात्मक क्रियाकलाप से क्या आशय है? अगर मैं आपसे कहूं गणित एक ऐसा विषय है जिसमें कलात्मकता एक सौंदर्य और अद्भुत गुण विकसित करती है, मतलब गणित के अंदर निश्चित पैटर्न और सममिति पर आधारित बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनको देख करके आपके अंदर बड़े रोचक और जादुई गुण विकसित होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक रंगोली का डिजाइन करते हैं और एक तरफ रंगोली आपने अलग प्रकार से बना दी और दूसरी तरफ रंगोली आपने अलग प्रकार से बना दी, तो निश्चित ही जो रंगोली डिजाइन की गई है वो दिखने में सुंदर नहीं होगी। और यदि आप वहां पर सममिति का उपयोग करते हैं, जैसा आपने दाहिनी ओर बनाया है वैसा ही डिजाइन यदि आप बाईं ओर बनाते हैं, तो वो निश्चित रूप से काफी रोचक दिखाई देगी। किसी भी चित्राकृति में, किसी भी कलाकृति में अगर पैटर्न नहीं हो तो उस चित्र में नीरसता आ जाती है। वो चित्र के अंदर एक निश्चित जो सुंदरता है वो प्रतीत नहीं होती। इसके अलावा इस तथ्य को हम गणितीय सूत्र, जो कि गणित का सौंदर्य है, जिनके आधार पर हम समझ सकते हैं, बड़ी सी बड़ी समस्याओं का हल कर सकते हैं, ये गणितीय सूत्र एक निश्चित पैटर्न ही होते हैं जिनके माध्यम से आप चीजों को क्रमिक तरीके से व्यवस्थित करने के बाद आप आसानी से समझ पाते हैं।
यदि किसी भी समस्या को क्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं किया गया, जैसे अगर मैं कहूं कि आपने सरल से कठिन की ओर अगर प्रेषित नहीं किया तो चीजें आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आप जटिल से सरल की ओर जाएंगे तो आपको वहां पर अवधारणाएं और तथ्य समझ में नहीं आएंगे। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है गणित समृद्धि विकास का माध्यम है। गणित समृद्धि और विकास का माध्यम है। गणित ही एक ऐसा विषय है जो दुनिया में नए नए आविष्कार, अच्छे और बुरे आविष्कार और समृद्धि और विकास के रास्ते दिखाता है। चाहे वो चांद पे पहुंचने की बात हो, चाहे वहां पर परमाणु ऊर्जा के विकास की बात हो, चाहे वहां पर कंप्यूटर के विकास की ही बात क्यों ना हो, ये सभी गणित की भूमिका के बिना संभव नहीं है। जो देश इस प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण हुआ है, उस देश के लोगों के बीच गणितीय अवधारणाओं की, गणितीय गुणों का पूर्ण विकास हुआ है। सामान्यतः लोगों का मानना है कि बच्चों को गणित जरूर पढ़ाना चाहिए। इससे उनके जो चिंतन के उपकरण हैं वो समृद्ध होते हैं और वो एक कुशल नागरिक के रूप में समाज में योगदान देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं चिंतन के उपकरण से क्या आशय है, जब भी हम बच्चों को गणित सिखाने की बात करते हैं तो उनके अंदर चीजों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित करने और उनको तार्किक रूप से समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। अर्थात वहां पर बच्चे रूढ़िवादिता पर विश्वास न करते हुए चीजों का आकलन करना सीख जाते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि प्रतिवर्ष हमारे देश में बजट आता है और उस बजट पर भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों की बड़ी लंबी बहस चलती है। देश व समाज का विकास अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। इस बजट का बंटवारा कौन से क्षेत्र में किस प्रकार से संभव हुआ है, क्या ये गणितीय सूत्र और संक्रियाओं के सहयोग के बिना संभव है, किस क्षेत्र में हमें कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, कितनी हमने बचत की, इन सभी गणनाओं के लिए गणित विषय अत्यंत आवश्यक है। अर्थात गणित के बगैर इन सभी स्थितियों का संचालन किया जाना असंभव है। ऐसा माना जाता है कि यदि बच्चा गणित में अच्छा होता है तो वो आगे चलकर समृद्ध और प्रभावशाली जीवन जीता है। और ऐसा क्यों माना गया है? जब किसी व्यक्ति के अंदर चीजों को उचित रूप से गणना करने का गुण होता है तो वो आसानी से वहां पर उन विचारों के माध्यम से ये हल निकाल सकता है कि कौन सी चीजें किस गतिविधि के माध्यम से फायदा होगा और किस गतिविधि के माध्यम से नुकसान होगा, कितना निवेश करेगा और उस निवेश को कितने समय तक करेगा, यानी इन्वेस्ट कितना कर रहा है और उस इन्वेस्ट से क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है। यह तभी संभव है जब गणितीय विचारधाराएं छात्र के अंदर या हम कहें व्यक्ति के अंदर समाहित होती हैं।